नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के इस विशेष साप्ताहिक अंक में आप लोगों का स्वागत है। और हर हफ्ते की तरह ही हमारे साथ आनंदवर्धन जी और अभय जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। अ, और आज की बातचीत में हम मुख्य रूप से ध्यान देंगे जो पिछले हफ्ते घटनाएं घटी थी उन पर। आप सब लोगों को तो यह पता ही है कि चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। राजनीतिक घटनाएं काफी तेजी से अब घटित होंगी, जो पीछे धीरे धीरे घटित हो रही थी। जो अलग अलग दलों के गठबंधन है अब तकरीबन अपने अंतिम स्वरूप में सामने है। अब ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा हेरफेर होने वाला है। लेकिन और किस तरह की संभावनाएं हैं और किस तरह से इन चीजों को देख सकते हैं, इसके बारे में आज हम इन दोनों विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। आनंदवर्धन जी, मैं पहला प्रश्न आप ही से करूंगा कि ये जो चुनावों की तारीख घोषित की गई है और उसमें ऐसा मेरे मन में तो एक ही चीज आया कि और उसमें फिर कहा जा सकता है कि शायद ये हमेशा होता था कि सत्तारूढ़ दल का काफी ध्यान रखा गया है। ऐसा लगता है कि जहां जहां वो फंसे हुए हैं वहां वहां बड़े आराम आराम से समय दे दे के चुनाव कराया जा रहा है। बाकी चुनाव आयोग की इस घोषणा को आप किस नजर से देखते हैं? मतलब इसमें कोई खास बात है जो हमें नोटिस करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि कमल जी आपने पहले जो डेट को लेके और फेजेस को लेके बात शुरू की, तो वहीं से शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं थोड़ा अभय जी से भी समझना चाहूंगा। पहला तो आपने चूंकि फेज की बात शुरू की है, ये किसी के गले नहीं उतर रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, और मैं इसलिए भी उसके साथ वर्ग एरिया बोला, करीब 2.5 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का उत्तर प्रदेश, 40 सीटों वाला बिहार, जो करीब है, तुरंत मुझे याद नहीं है लेकिन वो करीब 80,000 स्क्वायर किलोमीटर, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला बिहार, 42 सीट की वेस्ट बंगाल, वो भी कुछ 90-96 स्क्वायर हजार स्क्वायर किलोमीटर वाला बंगाल, और 136 स्क्वायर किलोमीटर वाला तमिलनाडु, 39 सीट। आप 3 राज्यों में 7 फेज में करा रहे हैं और तमिलनाडु में 1 फेज में करा रहे हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल साफ-साफ है कि जो होता नहीं कि ये प्रश्न पत्र तो आता ही नहीं तो उसको छोड़ ही दो। उसके लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कागज कलम खोलने की भी जरूरत नहीं है। और जो आपके लिए मुश्किल राज्य हैं, उसमें आप उसको, मुश्किल राज्य हैं और जहां से आपको लगता है कि अगर यहां से छूट गया तो गड़बड़ है, उड़ीसा में आप 4 फेज में करा रहे हैं। मैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर 39 सीट्स वाला तमिलनाडु को आप एक फेज में नहीं करा सकते, एक फेज में करा रहे हैं, तो बिहार और वेस्ट बंगाल को आप 7 फेज में क्यों ले जा रहे हैं? तो पहली चीज तो ये साफ-साफ लग रहा है कि ये चुनाव आयोग के यहाँ नहीं, ये कहीं से लिस्ट बन के आई कि इस तरह से कराओ। मैं इस तरह से प्लान कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं फेज की बात के बाद मेरे मन में 1, 2, 3 प्रश्न और हैं, कहिए तो उसको पहले कर लूँ या उसको फेज की बात करके तब करेंगे? कमल जी, जैसे आप आप कहिए, आप कहिए। आपसे पूरा प्लीज। तो मेरा अभी जी एक चीज ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग सामूहिक रूप से इसके जवाबदेही है। जम्मू कश्मीर में आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, आप पूरे देश में बाई इलेक्शन करा रहे हैं, 4 राज्यों के राज्य के इलेक्शन करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आते ही आप क्या दलील दे रहे हैं कि भाई वहां 90 सीटें हैं, 1000 कैंडिडेट होंगे, हम 1000 कैंडिडेट्स को सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकते। ये बिल्कुल लचर और गैर जिम्मेदाराना अपील है। अगर आप जम्मू कश्मीर में कराने में नाकाम है पिछले 6 साल से, तो शायद आपको अपने उस ये सोचना चाहिए कि जो पद आपको दिया गया है, उस पद को आप कितना निभा रहे हैं, उस पद की जिम्मेदारी को। दूसरी बात मैं इसलिए कह दूं कि वो दूसरी 2-3 बातें एक साथ मैं कर ले रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन से जो मुझे लगा, कल उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने एक ईवीएम की बात कही, और ईवीएम की बात पे उन्होंने कुछ शेरो शायरी भी कही, और फिर उन्होंने ईवीएम पे ये बताया कि करीब 40 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आड़ में छुप रहे थे। फिर उन्होंने एक एक और वो मुझे इसलिए भद्दा लगा कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग डिब्बा लेके आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं और अपने को विशेषज्ञ समझते हैं और उनको क्या पता। अरे वो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं जो ये सब बात करते हैं, और मेरा यह है कि हो सकता है कि उनको नहीं आता हो, थोड़ी देर के लिए मान लें, लेकिन इस देश का जो लोकतंत्र है, उसमें सबसे गरीब, सबसे अनपढ़ आदमी को भी अगर आपके चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, अगर उसके पद में कोई सवाल है तो आपको उस सवाल को आंसर करना है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि उनको क्या पता। आपके साथ जो 2 लोग बैठे हुए थे,
जिनको वहां आए अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, जो जिनके पास उनके वो इस चीज के विशेषज्ञ थे, एक एनएचआई में रहे हैं कि बालू कितनी, मिट्टी कितनी, गिट्टी कितनी, इसके विशेषज्ञ तो ठीक है, वो कोई सड़क बनाने की बात नहीं, वो कौन से विशेषज्ञ थे? और उस कुर्सी पे बैठ के वो कैसे कह रहे थे? तो मुझे लगता है कि ये जो एक इम्पर्सनल सा है, और मैं एक हायर सीट पे बैठा हूं, वो वहां कल साफ-साफ राजीव कुमार जी के उससे दिख रहा था। और मैं आखिरी बात एक और कहूँगा अभय जी, वो बात मैं इसलिए कहूँगा कि ये लोग अपनी गिरबान में झाँकने की कोशिश ही नहीं करते। कल उन्होंने एक और बात कही कि वो फ्रीबीज़ जो हैं उस पे हम लोग की बड़ी नज़र रहेगी, और उन्होंने नाम लिए 5 चीज़ों के। उन्होंने कहा शराब, पैसा, साड़ी, प्रेशर कुकर और सिलाई मशीन, ये बाँटी जाती है, इस पे हमारी खास नज़र रहेगी। और फिर उन्होंने बताया कि हमने पास्ट में भी कितना अच्छा काम किया। अरे जनाब, उत्तर प्रदेश की राजधानी में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में साड़ी बंटवाने का काम किया था। उन्हीं की महानगर के पार्क में रैली थी। 21 लोग दब के मर गए थे, महिलाएं मर गई थी। लालजी टंडन के को ये बचाया गया था कि वो 5 मिनट पहले निकल गए थे। उसकी रिपोर्ट कोई बताएगा इलेक्शन कमीशन की, उस 21 महिलाएं जो मरी थी उसके बारे में किसको, किसके ऊपर गाज गिरी? किस पॉलिटिकल पार्टी को आपने नोटिस इश्यू की? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक, वही है कि पहले से तय करके आ रहे हैं, स्क्रिप्टेड है, और फिर आके यहाँ आप उसको बोल देना है। अभय जी, अभी के लिए इतना ही। देखिए, जो आनंद जी ने चुनाव आयोग की जो सुचिंतित और व्यवस्थित आलोचना रखी है, मैं उससे 100% सहमत हूँ। एक चीज मैं इसमें और जोड़ देता हूँ इस आलोचना में, वो ये है कि ये जो कई फेजेस में, कई चरणों में चुनाव कराने का जो तरीका है, इस तरीके के लिए बहाना ये बनाया जाता है कि हमारे पास पूरी तरह इतने अर्धसैनिक बल नहीं है, इतना हम सुरक्षा इंतजाम नहीं कर सकते, मतलब बंदोबस्त का तर्क मुख्य तौर पर दिया जाता है। कुछ इलाकों में जहां पर कानून व्यवस्था की समस्या खराब है, कहीं नक्सल प्रभावित इलाका है, मान लीजिए कहीं आतंकवाद का प्रभाव है, कहीं कुछ अशांति चल रही है, तो उन बातों की वहां तो बात समझ में आती है कि वहां के लिए आप ये तर्क दें। लेकिन जहां पर स्पष्ट रूप से इस प्रकार की स्थिति नहीं है, वहां भी आप कई कई चरणों में चुनाव करा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? मैं मानता हूं इसके पीछे एक राजनीतिक कारण है। वो राजनीतिक कारण ये है कि चुनाव में जो छोटे खिलाड़ी हैं, छोटी और कमजोर जो ताकतें हैं, वो ताकतें किसी तरीके से उत्तरोत्तर निष्प्रभावी होती चली जाए। ये है बुनियादी बात। जैसे कि जो छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी 7 उत्तर प्रदेश जैसी जगह में, या मान लीजिए बिहार जैसी जगह में 7 चरणों में उसको चुनाव वो अपने उम्मीदवार कैसे लड़ाएगी? उसके पास तो धन खत्म हो जाएगा बीच में, उसके पास संसाधन खत्म हो जाएंगे। छोटी पार्टी के पास कार्यकर्ता भी कम होते हैं। तो हमेशा ही लोकतंत्र में चुनाव आयोग की तकनीकी रूप से ये जिम्मेदारी है कि वो हर पार्टी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रस्तुत करे, जिसमें चुनाव आयोग न केवल चूक रहा है, बल्कि वो जानबूझकर बड़ी पार्टियों के लिए, ताकतवर पार्टियों के लिए ज्यादा बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध करा रहा है उन पार्टियों के मुकाबले जो कि छोटी हैं, अपेक्षाकृत कमजोर हैं, और नई पार्टियां हैं। चुनाव आयोग की कोशिश पूरी ये होनी चाहिए कि वो चुनाव लड़ने का एक किफायती मॉडल बनाने की परिस्थितियां बनाए, ताकि चुनाव में कम से कम धन खर्च हो। अब जैसे कि राजीव कुमार साहब ने चुनाव में जो नकदी का इस्तेमाल होता है, धन बल का इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर भी कुछ उन्होंने जो परंपरागत किस्म की टिप्पणियां हैं, जो हर बार वो करते हैं, मैं इनको शालिग्रामी किस्म की टिप्पणियां कहूंगा, वो टिप्पणियां अभी इन लोगों ने की। लेकिन ऐसा कोई काम चुनाव आयोग ने नहीं किया, आज तक नहीं किया, जिससे उन चुनाव सुधारों को बल मिले जो कि चुनाव में धन कम खर्च करने की तरफ ले जाती है। हम सब लोग जानते हैं कि जो खर्चे की बंदिश है, खर्चे की बंदिश उम्मीदवार के ऊपर लगी हुई है, खर्चे की बंदिश पार्टी के ऊपर नहीं है। और हम सब लोग जानते हैं, केवल चुनाव आयोग नहीं जानता है इस देश का, और इस देश की सरकार नहीं जानती है कि जो बंदिश लगी हुई है उससे कई गुना, वो तो बंदिश तो कुछ है ही नहीं, उससे कई गुना ज्यादा चुनाव में पैसा खर्च होता है। और वो पैसा कहां कहां से आता है? कल भी मैंने भी ये आंकड़ा उठाया, दिवांग ने भी ये आंकड़ा रखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के से जो रोशनी पड़ रही है वो करीब 11-12 हजार करोड़ रुपए के ऊपर रोशनी पड़ रही है। सीएमएस के आंकड़े कहते हैं कि चुनाव में 2019 में 55 से 60 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ।
तो अब ये 11-12 हजार करोड़ रुपए चलिए इलेक्टोरल बॉन्ड से आ गया, और ये भी एक भ्रष्टाचार है, ये भी राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक जबरदस्त सिक्का बंद नमूना है। अब आप बाकी जो 45-50 हजार करोड़ रुपया है वो कहां है, वो कहां से आया? चुनाव आयोग को इस बात का जवाब देना चाहिए। अगर जवाब उनको नहीं दे रहे हैं तो ये कहें कि सीएमएस के वो आंकड़े झूठे हैं, या तो आप कहिए कि नहीं ये बात गलत है, इतना रुपया चुनाव में नहीं खर्च हो रहा है, चुनाव में इतना ही रुपया खर्च हो रहा है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है पार्टियों को, या थोड़ा बहुत कमोबेश 19-20 का फर्क है। एक तरफ तो वो आंकड़ा मौजूद है, एक संस्था द्वारा दिया गया आंकड़ा मौजूद है, और आप उस आंकड़े पे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। चुनाव में धन बल के ऊपर आज पवित्र किस्म की लगने वाली बातें केवल दोहरा रहे हैं। तो सबसे पहले पूरी ये चुनाव प्रक्रिया छोटी पार्टियों, कमजोर पार्टियों और बहुदलीय लोकतंत्र की, जो भारतीय लोकतंत्र की एक खास बात है कि ये लोकतंत्र पर्याप्त रूप से बहुदलीय है, उसकी इस प्रकृति का उन्मूलन कैसे किया जाए, इसकी कोशिश यहां पे होती है। दूसरे, चुनाव में धनबल का प्रभाव कैसे कम हो, इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग कोई कोशिश नहीं करता। चुनाव आयोग का काम केवल तारीखें घोषित करना है। चुनाव आयोग का काम केवल बस यही इसी तरह का प्रबंधन करना है। क्या चुनाव आयोग का काम चुनाव सुधार की प्रक्रिया का नेतृत्व करना नहीं है? जो चुनाव सुधारों की फाइल रखी हुई है उस पर इतनी धूल जम रही है, कोई उसको देखता नहीं है। कब से चुनाव, अब एक जो चुनाव आयुक्त हैं हमारे तीनों, इसमें 2 बिल्कुल 24 घंटे पुराने हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि भाई चुनाव सुधार के लिए जो सिफारिशें आज तक आई हैं उन सिफारिशों को जरा बताइए, इनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाए, तो ये लोग फेल हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। उन्होंने उस फाइल को खोल के देखा ही नहीं है उन्होंने। तो मैं कहता हूं कि मैंने जो बात कही है और आनंद जी ने जो बात कही है, इनको जोड़ लिया जाए अगर, तो ये चुनाव आयोग का जो रवैया है उसकी ये बाकायदा एक विस्तृत आलोचना हो जाती है। लेकिन जैसे आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो भी इस तरह की चीजें हो रही हैं वो पहले से होती आ रही हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा गिरावट आई है पिछले 10 सालों में, या पहले की प्रक्रिया चल रही है? देखिए, विभिन्न कई चरणों में चुनाव कराने की प्रक्रिया टीएन शेषन ने शुरू की थी। उससे पहले इतने चरणों में चुनाव नहीं होता था। भारत में एक चरण में भी चुनाव होता रहा है, 2-3 चरण में भी चुनाव हुए हैं, लेकिन शेषन ने इन चरणों को बढ़ाया। लेकिन आप देखिए, वो एक तो वो जमाना कैसा था। वो जमाना एक तो कागज मतपत्रों से होता था, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जगह जगह बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती थी। मुझे याद है अच्छी तरीके से, इटावा में बहुत बूथ कैप्चरिंग होती थी। हम लोग स्थानीय स्तर के पत्रकार थे, दिन रात हम देखते थे कि भगदड़ मची हुई है, लोग पेटी लेके भागे जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या होता था। गुंडों की दम पर मतदान केंद्रों में कब्जा कर लिया जाता था। जो पीठासीन अधिकारी होते थे, या तो उनके ऊपर गन रख दी जाती थी, या उन्हें पैसा वैसा खिला दिया जाता था ताकि वो आंखें बंद कर ले, या दाब धौंस धमकी का शिकार बनाया जाता था, और उनके सामने ही बैठ के वो जो मतपत्र छापे जाते थे और उनको डाला जाता था। एक यहां तक कि ये तक हो गया था कि कभी कभी उत्साह में आके लोग जितने वोट नहीं है उस बूथ पे, उससे ज्यादा छाप के डाल देते थे। तो बाद में नियम भी बना के कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, 90% से ज्यादा होगा तो कैसा होगा, इस प्रकार के नियम भी बने। बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग होती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जो ताकतवर समुदाय थे वो बूथ कैप्चरिंग के लिए जाने आते थे। जाट समुदाय बूथ कैप्चरिंग के लिए जाना जाता था। वो ऐसे तमाम वोटरों को जो उनके खिलाफ वोट डाल सकते थे, सवेरे कह देते थे कि आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं वोट डालने की, आप घर पे बैठिए। चौधरी लोग अपने वोट डालने का सारा इंतजाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम यहाँ के रहने वाले हैं, वहां यादव लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे बहुत बड़े पैमाने पर। जहां राजपूतों का दबदबा था वो लोग बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे। जिसका जहां दम थी वो बूथ कैप्चरिंग करते थे उसमें। तो शेषन के आने से उन्होंने कुछ तरीके खोजे। उसमें एक ये भी था कि कई चरणों में करेंगे, थोड़ा तो सुरक्षा बल वगैरह ज्यादा लगा लेंगे और बूथ कैप्चरिंग को रोक देंगे। और उन्होंने बूथ कैप्चरिंग रोक दी। शेषन के जमाने में बूथ कैप्चरिंग काफी हद तक खत्म हो गई, ये उनको श्रेय जाता है। और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को डरा दिया। उन्होंने एक बार मुलायम सिंह यादव का अपना खुद का चुनाव और उनके तमाम पार्टी के बहुत से लोगों के चुनाव उन्होंने कैंसिल कर दिए थे। तो उसमें हालत ये हो गई थी, अगले चुनाव में तो मुलायम सिंह हर बात में कहते थे, अरे ये मत करो, शेषन चुनाव कैंसिल कर देगा, अरे ये मत करो, शेषन चुनाव। मैंने खुद उनको कहते हुए सुना है मुलायम सिंह यादव को। ये हालत थी। तो ऐसी वो एक खास, अब उसी चीज को आज जब ईवीएम से चुनाव हो रहा है तब की परिस्थिति में बहुत तब्दीली हो गई है। चुनाव में उस प्रकार की बेईमानी नहीं हो रही है, वो शेषन ने उसको खत्म कर दिया उस प्रक्रिया को। अब उस तरीके से
वो नहीं छापे जा सकते जब तक कि आप ईवीएम पे कब्जा ना करें, उसको या उसकी हैकिंग करें या उसको कब्जा खुद लेके बैठ जाएं और खुद उसमें उंगली से अपने बटन न दबाएं, तब तक ये नहीं हो सकता है। उस हालत में उसी पुरानी पद्धति पे चलते रहना ये बिल्कुल गलत बात है। और ये कहना कि पहले क्या होता था, अरे भाई पहले इससे बेहतर होइए। अगर आप पहले से बेहतर नहीं होंगे तो आपके होने का फायदा क्या रहा? जी इससे जी मैं प्रश्न जी मैं सिर्फ जोड़ दूं इसमें, क्योंकि ये अभय जी, मैं ये बता दूं कि मैं दो चीजों का मैं रूबरू, बाकी तो छोड़ दी। बांका में 1985 में जॉर्ज फर्नांडिस बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, मनोरमा सिंह जी उनके खिलाफ। मतलब जॉर्ज फर्नांडिस जैसा आदमी जिसके लिए देश के सारे नेता थे, वहां पे बूथ कैप्चरिंग की बुरी हालत थी। और बूथ रखने वाले कोई मामूली आदमी नहीं, एमएलए बाहर के उनके जो साथी लोग एमएलए थे, वो सब जान बचा के अपना रहता था, भैया ये मालूम नहीं कहाँ बम फोड़ेंगे, कहाँ क्या करेंगे। दूसरा, मैं इसलिए बता दूं, शेषन ने मुलायम सिंह को नहीं, अबे भाई साहब जो लोग थे उस समय, अगर आपको याद हो 1995 में जब बिहार का विधानसभा इलेक्शन हो रहा था, पूरा इलेक्शन पोस्टपोन करके वो इलेक्शन को, जो 3 महीने का इलेक्शन था, वो 90 दिन का इलेक्शन हो गया था। और अबे भाई मैं एक बात ऐड कर दूं, आज कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो गया है। आज हम दिल्ली 5 घंटे के अंदर गाड़ी से पहुंच रहे हैं। उस समय हम दिल्ली पहुंचते थे 15-15 घंटे गाड़ी से। आज आप फोन उठा के क्या बात कर रहे हैं? आज उस समय फैक्स जाता था, उस समय आपको इलेक्शन संपन्न करा के फैक्स भेजना होता था। चीजें फर्क हो गई है, तो वो 7 से उसको आपको रिड्यूस करना चाहिए कि आप उसको और बढ़ाए दे रहे हैं, क्योंकि वो सरकार का से फायदा हो रहा है। कमल जी, और कुछ नहीं। मैं इससे एक जुड़े हुए और ज्यादा महत्वपूर्ण विषय इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे सवाल करना चाह रहा था। तो आनंद जी, पहले आपसे ही ये सवाल करूंगा कि क्या ये जो पूरा मसला भरकर सामने आया है, उससे देश की राजनीति में कोई ज्यादा उथल-पुथल होने की संभावना है? मैं सीधे तौर पर इसी प्रश्न पर आना चाहूंगा। देखिए, पहली चीज यह है कि बिल्कुल इससे देश की राजनीति में उथल-पुथल होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो विपक्ष का मैं ये, और विपक्ष का नहीं, क्यों विपक्ष के सिर पे फोड़े? मीडिया, विपक्ष, आम जनता, अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जिस तरह का वो जबराना वाला वो है, मैंने कई जगह इस चीज को बताया, मैं आपके में भी कमल जी बता दूं, आप लोग यंग हैं इसलिए आपको ये सब चीजें बता देते हैं, दर्शकों को भी बता दूं। एक समय ऐसा था जब लोग नया, जब कोई आते थे नेताजी या कोई अधिकारी, तो उनको जाके लोग नजराना देते थे, साहब आप आए हैं आपकी कुर्सी को नमस्ते करने आए हैं कि काम वाम करना है। फिर एक जमाना आया शुक्राना का, कि आपने मुझे काम दे दिया है तो मैं उसके बदले में जाके आपको कुछ थैंक यू भाई, होली दिवाली में। फिर आ गया मेहनताना। ये मेहनताना हम लोगों ने बहुत सालों तक चला, करीब 25-30 साल तक चला, कि भाई पहले से तय हो जाता है काम 1 लाख 10 लाख का, उसमें मेरा 5%, मेरा 10%, मेरा 7%, उनका 2%। वो मेहनताना का काफी, और वो ऑर्गेनाइज्ड रिजीम में अभी भी चलती। लेकिन 2014 के बाद आपने देखा अब आ गया है जबराना। तो ये नजराना, शुक्राना, मेहनताना से चली हुई वो, अब वो जबराना आ गई। तुम दोगे कैसे नहीं? अगर तुम हो, कुछ भी करो या ना करो, तुम्हें पैसा तो देना होगा। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड से अच्छा उसमें, मतलब ये एक्सटॉर्शन भी है, ये ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को जो जिन्होंने आज पैसा दिया उनको 4 दिन बाद 100 करोड़ दीजिए, 5,000 करोड़ का ठेका ले जाइए। या आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम आपका आके हाथ में रोड़ रहे हैं, तब आप मुझे पैसा दीजिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, सारी चीजों के पर्याय और सारे एडजेक्टिव्स उसके साथ जोड़े हैं, उस पे मुझे अभी भी ये लगता है कि अभी भी कहीं से ये बात नहीं उठ रही है कि किसने इसको शुरू किया, और इस पे एक कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कार्रवाई की बात मैं कहीं नहीं सुन रहा हूं, और अभी तो इसके खुलासे बहुत से आने और बाकी हैं। दर परत खुलेगा और आपको हर जगह लगेगा कि ये है। मैं अबे भाई आपसे एक चीज पूछ लूं, इसमें मैं भी समझना चाह रहा हूं। ये कहा जा रहा है भाई सबने पैसा लिया। अमित शाह इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कह रहे हैं कि भाई हमारे 303 एमपी हैं, वो कुछ एक झूठी फिगर देते हैं 20,000 करोड़ में। अच्छा, वो खट से झूठ बोल देते हैं, 20,000 करोड़ में 6,000 करोड़ आया, 303 एमपी 200 करोड़। अब कुछ एमपी के हिसाब से उन्होंने घूस के रकम को तय करने की कोशिश की। लेकिन इसमें राहुल गांधी का कहना यह है कि भाई ठीक है सबने लिया, लेकिन क्या ये देखना जरूरी है कि जिन लोगों को चंदा दिया गया
क्या वो इस पोजीशन में थे कि उसका किसी का भला या बुरा कर सके? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज जो ईडी और सीबीआई का एक रोल है कि जब उनके यहाँ छापे पड़े उसके बाद पैसा वहां से निकला, ये क्या इसमें किसी भी पार्टी के पास था? इस तरह की बातें भी कह रहे हैं। अब एक जरा मैं भी समझना चाहूंगा, क्योंकि ये एक जनरल ये भी चल रहा है कि भाई सभी चोर हैं, सभी लेते हैं। तो मैं इसको भी समझना चाहूंगा। अभय जी, मैं भी समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, जहां तक अमित शाह का सवाल है, वो तो बिल्कुल धमकाने और धौंसियाने वाली भाषा बोलते हैं। राहुल कंवल के साथ में उनका जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू को देखते ही लगता है, और पत्रकार उनसे दब जाते हैं। पत्रकारों में रीढ़ की हड्डी बची नहीं है जो उनको पलट के जवाब दे सके हैं कि गृह मंत्री महोदय, आप जो आंकड़े दे रहे हैं, ये आंकड़े सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके बारे में बातें कही हैं कि आपने एक गैर संवैधानिक ऐसी स्कीम चलाई है, इसके बारे में आपका क्या जवाब है? आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है? आप कहिए सुप्रीम कोर्ट की बात से आप सहमत नहीं है। मतलब कुछ तो उनके सामने इस तरह की बातें पेश करनी चाहिए थी, जो कि हमारे जो टीवी के एंकर महोदय थे, वो एक तरह से उनसे डर गए जो है, और अमित शाह उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी रहे। खैर, वो छोड़िए, उनकी अपनी शैली है, और हम लोग रोज प्रतिदिन जिस अंदाज में वो बात करते हैं, उसको हम देखते ही हैं। मैं जो आपने शुरू में बात कही कि इस पर हंगामा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है हंगामा। सिवा बौद्धिक बहस होने के अलावा इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा इसका नहीं बन पा रहा है। और उसका बड़ा कारण यह है कि विपक्ष शुरू से इस स्कीम की आलोचना कर रहा था। विपक्ष ने इस स्कीम की कभी तारीफ नहीं की। विपक्ष ने इस स्कीम, लेकिन जब आप इस स्कीम की आलोचना कर रहे थे तो आप इसके बॉन्ड ले क्यों रहे थे? आप उनको बॉन्ड को भुना क्यों रहे थे? क्यों ऐसा था? मतलब ये क्या वजह है कि जिस स्कीम को आप खुद गलत कह रहे थे? विपक्ष ने कभी नहीं कहा कि अच्छी स्कीम है। जब आप खुद इसको गलत कह रहे थे, स्कीम को गलत कहने के बावजूद भी जब आपको बॉन्ड का दान दिया जाता था, तो आप उसको तुरंत ले लेते थे, और उसको 15 दिन से पहले उसको भुना भी लेते थे उसको, और अपने कोष में पैसा भी डाल लेते थे। जो टॉप 5-6 पार्टियां हैं, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख प्रतिद्वंदी 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम। इन 3 पार्टियों को जम के पैसा मिला है। तो इन्होंने ये पैसा क्यों लिया? प्रश्न इस बात का है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी स्कीम ही डिजाइन इस तरह से की थी, चालाकी से, कि ज्यादा पैसा हमें मिल जाए और दूसरी पार्टियां भी पैसे के लालच में कुछ बॉन्ड ले लें, ताकि जब कभी ऐसी कोई दिक्कत हो तो हम कहें वो तो सब ले रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के तो पहले से, अगर आप ध्यान से देखें, रेट्रोस्पेक्टिवली देखें, सिंहावलोकन करें इस पूरी स्थिति का, तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा को पहले से मालूम था कि दूसरी पार्टियों के लिए एक ट्रैप था, और उनके अपने लिए मनी को एक्सट्रॉर्ट करना, वसूलियाबी करना, और अपने लिए बड़े पैमाने पर चुनावी कोष जमा करना और काले धन को प्राप्त करने का एक जरिया था। और विपक्षी पार्टियां जानबूझ के इस स्कीम की आलोचना करते हुए भी आराम से आई और उस जाल के अंदर फंस गई। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियां नहीं जागी। उन्होंने तभी कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको असंवैधानिक करार दे दिया है, हम अपनी तरफ से पब्लिक डोमेन में अपनी तरफ से अपनी वेबसाइट पे घोषित करते हैं कि हमने किन किन लोगों से चंदा लिया, और ये स्पष्ट करते हैं कि हमारी अपनी सरकारों ने इनको कोई फायदा नहीं दिया, हमारी तरफ से कोई कुड प्रो को नहीं हुआ, और हुआ है तो गलती से हुआ है, और ये कुड प्रो हुआ है, हम इसके लिए माफी मांगते हैं, और कुछ पैसा हम पे खर्च हो गया है, इतना पैसा बचा है, ये हम वापस करते हैं। भाई, ये सब कुछ करोगे तब तो मुद्दा बनेगा। आप सोचिए, 500, 700 करोड़ अगर टीएमसी, डीएमके और कांग्रेस वापस कर देते कि बाकी पैसा तो चलिए खर्च हो गया, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, पब्लिक माफ कर देती है। अरविंद केजरीवाल ने कितनी बड़ी क्षमा मांगी थी और कितना जबरदस्त चुनाव जीता था, हम सबको पता है। पूरे चुनावी मुहिम में क्षमा मांगते रहे अरविंद केजरीवाल, और 67 सीटें जीत ली उन्होंने। तो ये करते हैं तो पब्लिक कहती है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, इन्होंने, इन पे गलती हो गई, इन्होंने क्षमा मांग ली, इन्होंने गलती से ले लिया था। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका संवैधानिक घोषित कर दिया है, तो ये सब साफ तौर पर बता रहे हैं और सारे पैसे वापस कर रहे हैं। अब गेंद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। भाजपा बताया कि ये इतना हजारों करोड़ रुपया लिया है, ये कहाँ है रुपया, और इसके बदले में उन्होंने, साथ में विपक्ष ये भी कहा कि भाजपा की सरकार ने तो इनसे ये पैसे लिए, इनका केस बंद किया और इनको एक ठेका दिया, ये सब पूरी बातें सामने रख के।
बहुत ही कम ऐसे पत्रकार हैं जो इन बातों को, संदीप चौधरी उनमें से एक हैं जिन्होंने पूरा सिलसिलेवार, मैं उस पूरे कार्यक्रम में शामिल था, एक एक बात निकाल के सब लोगों के सामने रखी। बाकी सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन बाकी और लोग इस बात को दबाए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि विपक्ष भाजपा के बनाए हुए जाल में इस बार भी फंस गया, और इस तरीके से फंसा कि इतना जबरदस्त मुद्दा जो राजनीतिक भ्रष्टाचार का मैं मानता हूं कि एक अनूठा उदाहरण है, वो अनूठा अनूठा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी पे नहीं चिपक पा रहा है, विपक्ष नहीं चिपका पा रहा है। इसका एक कारण ये भी है क्या, जैसे कि जब बोफोर्स का मामला लें और 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम मतलब 14 से पहले चुनाव हो रहे थे, तो मीडिया एक विपक्ष की भूमिका में होता था, और इस बार मीडिया पूरी तरीके से सत्ता तंत्र के साथ चिपका हुआ है। ये भी एक बड़ा कारण है। भाई मेरा कहना यह है कि ये तो हम सब लोगों को पता है कि मीडिया प्रबंधित कर लिया गया है, ये कोई नया तथ्य नहीं है। मीडिया अभी से नहीं, मीडिया पिछले कम से कम पहले 2-3 साल छोड़ दिए जाएं 2014 के बाद में, उसके बाद से बाकायदा मीडिया को इस सरकार ने प्रबंधित कर लिया है। मीडिया सरकार का नैरेटिव चलाता है, विपक्ष से सवाल पूछता है और मोदी जी की जय जयकार करता है। 3 नौजवानों को देश के 3 बड़े चैनलों के सामने बैठा दीजिए, 12 घंटे तक वहां बैठे रहें, केवल वो ये नोट करें कि मोदी जी को कितने मिनट का स्क्रीन टाइम मिल रहा है, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, इतना जबरदस्त टाइम मोदी जी को मिलता है। जब मोदी जी कार्यक्रम कर रहे होते हैं वो तो दिखाई जाता है पूरा, जब कार्यक्रम नहीं कर रहे आते तो उनकी फाइल पिक्चरें इसमें गर्व के साथ वो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी पिछले रोड शो, पिछली तस्वीरें वो भी सब दिखाई जाती हैं। तो मीडिया पूरी तरह प्रबंधित कर दिया गया है। जो आपकी सीमाएं हैं उन्हीं सीमाओं में रहकर विपक्ष को अपनी चुनौती पेश करनी है। आप विपक्ष को कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है आज की भारतीय जनता पार्टी। ये अपने आप रपट के नहीं गिरेगी। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही अपने पैर पे कुछ कुल्हाड़ी मार ले और वो हो जाए। ये बहुत तेजी के साथ जहां जहां पे इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो रही है, वहां ये जबरदस्त जुगाड़बाजी के जरिए अपनी ग्रोथ कर रही है। उत्तर पूर्व की पूरी ग्रोथ दल बदल पर आधारित है। दक्षिण भारत की जो पूरी ग्रोथ है वो कर्नाटक को छोड़ के, कर्नाटक में जरूर उनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, बाकी सब जगह गठजोड़ों के जरिए उन्होंने अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। आप देखिए तो वो लोग किस तरह से एक बार में कितना काम करते हैं, कितनी जगह पे अपनी योजना लागू करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, जब वो करने लगते हैं तो हमारी समझ में आता है अच्छा वो ये काम भी कर रहे हैं। तो जब आप एक इस तरह का आपका प्रतिद्वंदी है, उस प्रतिद्वंदी से विपक्ष जिस तरीके से मुकाबला कर रहा है वो बहुत ही कमजोर तरीका है मुकाबला करने का। भाजपा ने बहुत बड़े बड़े मुद्दे विपक्ष के हाथ में थमाए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड उसमें सबसे ताजा मुद्दा है। इस तरह पिछले सारे मुद्दे विपक्ष ने इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसी तरह मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं खत्म करने से पहले कह दूं, हो सकता है, ज्यादा संभावना यही है कि इस मुद्दे का फौरी लाभ विपक्ष को ना मिल पाए और भाजपा को जितना नुकसान होना चाहिए वो नुकसान ना हो। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, इसका दूरगामी असर होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारतीय जनता पार्टी को इस भ्रष्टाचार का खामियाजा चुकाना पड़ेगा। देखिए, सारी चीजों का सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान नेता पंजाब में चुनाव में खड़े हुए, सबका सूपड़ा साफ हो गया। लेकिन उसी का आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि वहां आम आदमी पार्टी इतने बड़े पैमाने पर वहां पर जीती, एक नई पार्टी ने इतना जबरदस्त बहुमत प्राप्त किया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार भाजपा ने किया है, इस भ्रष्टाचार का भाजपा को नुकसान जरूर होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। आनंद सर, आज वैसे तो औपचारिक रूप से शायद वो कल ही समाप्त हो चुकी है। आज एक रैली के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। अगर मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे समझना चाहूं कि क्या इस दूसरी यात्रा, जिसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा गया, उसका भारतीय राजनीति पर अभी फौरी तौर पर कुछ प्रभाव दिखता है? इसे आप कैसे इसका मूल्यांकन करेंगे? कमल जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे जरा 2 मिनट और कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा इशू है जिसपे हम सब लोगों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि इसको हम इसके देखिए, मुझे 2-3 चीजें अभय भाई लगती हैं। पहली चीज ये है कि अगर आपने देखा हो, कल ही शायद निकला है, जगदीप छोकर जी का एक बड़ा आर्टिकल निकला है इंडियन एक्सप्रेस में, कल या परसों जो भी था। ये स्पष्ट है कि उन्होंने खुद ही कहा कि एडीआर ने जब ये पिटीशन, ये जब अपील फाइल की थी, तो उसमें जो
प्रेयर थी, जो मांगा था उनसे, वो सिर्फ इतना मांगा था कि साहब ये इलेक्टोरल बॉन्ड इन कारणों से गड़बड़ है और इसको खत्म कर दिया, समाप्त, इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके आगे आके काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल बंद करने का काम नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि किसने दिया, कैसे दिया, ये सारा, ये ओरिजिनल पिटीशन में कहीं नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि देश के हित में नहीं है, लोकतंत्र के अगेंस्ट है, ये भ्रष्टाचार का मामला है, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने आके काम किया। और इसको अगर मैं थोड़ा खराब शब्द का इस्तेमाल करूं तो उसने नंगा किया है सबको। और उसमें एक भी जो लंगोटी, जो एसबीआई जो लंगोटी बचाने की कोशिश कर रहा है, वो लंगोटी भी उतारने की तैयारी है। और मुझे लगता है कि इसका जो आज नहीं तो कल, इसका जो तुरंत का परिणाम है, जैसा अभय जी ने कहा कि दूरगामी होगा, और मुझे लगता है कि इस देश में किसी न किसी दिन पीएम केयर फंड की भी से भी कपड़ा उतारा जाएगा, उसको भी नंगा किया जाएगा, और उसमें भी पता लगेगा कि क्या क्या हुआ था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड, आप एक ऑर्गेनाइज घूस को, करप्शन को आप कह रहे हैं कि हम करप्शन वो फ्री वो सोसाइटी और समाज देंगे, और आप करप्शन को ही लीगलाइज कर रहे हो, उसके बाद आके छाती ठोक के कह रहे हैं कि हमारे 303 एमएलए हैं तो हमें 6000 करोड़ मिला इसलिए। तो ये शर्मिंदगी भी कहीं ना कहीं, जो अभय जी कह रहे हैं, ये शर्मिंदगी भी आज नहीं तो कल बिल्कुल आएगी। हो सकता है फौरी तौर पे वो उसका इलेक्शन में उस तरह का प्रभाव ना पड़े जैसा हम लोग चाहते हैं, लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब रही भारत जोड़ो यात्रा की बात, मैं एक चीज अभय जी और कहूं, देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, ये थोड़ी पॉलिटिकल विल कह लीजिए या नैतिकता की विल कह लीजिए। मैंने जल्दी से कैलकुलेशन किया था, कांग्रेस को करीब 12 करोड़ वोट मिले थे 2019 में, और मैं मानता हूं कि उस 12 करोड़ में कम से कम 1% ऐसे लोग हैं जो कमिटेड हैं कांग्रेस के लिए। उनको, वो फेंस सिटर नहीं है, वो कांग्रेस में कल के दिन कोई भी आए, कहीं भी आए, वो वोट कांग्रेस को। तो वो तादाद करीब 10-12 लाख होती है। अगर आप 10-10 हजार रुपया भी 10 लाख लोगों से ले रहे हैं तो आपका 1000 करोड़ रुपया होता है। आप अपील करिए ना कि हमसे खर्चा हुआ है, ये गलती हुई है, और सार्वजनिक रूप से हम अपील करते हैं कि एक फंड हम बना रहे हैं, आप इसमें पैसा डालिए, उसका हमें पैसा वापस करना है। ये हमारे ऊपर एक उधार है, कर्जा है। वो कर्जा हो सकता है 2 साल में वापस हो सकता है 4 साल में वापस हो। क्योंकि ये कहीं अगर आपने शुरू कर दिया, तो जो अभय जी कह रहे हैं, आपके 600-700 एमएलए हैं इस देश में। आप 600-700 एमएलए की अगर एक-एक महीने के एमएलए एमपी अपनी 1-1 लाख रुपया दे दें, 6-7 करोड़ की एक बुनियादी बात शुरू हो जाएगी, जो जिसको कहते हैं ना, और वो कहीं ना कहीं बात स्नोबॉल करेगी। तो इसको मुझे लगता है कि अगर अब अभी अभी ये कहना टू अर्ली, लेकिन शायद आने वाले समय में कोई ना कोई विपक्ष की पार्टी इसको वो करे। भारत जोड़ो यात्रा का जो मुझे लगता है प्रभाव बिल्कुल ठीक से पड़ा है। अब तो इलेक्शन आ ही गए हैं, अब तो इसका ये नहीं रह गया है टाइम कि कौन किसके साथ। इंडिया गठबंधन आज ऑन द फेस ऑफ इट ज्यादा चाक चौबंद, चुस्त दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू, गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, पार्टी के संगठन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गठबंधन के जो लूज एंड्स हैं। बंगाल में बार बार कहा जा रहा था ममता बनर्जी जी अकेले लड़ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी जी का एक कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के पे ही भदोही से ललितेश्वर को टिकट मिल गया है, ललितेश्वर पति त्रिपाठी, वो टीएमसी के कैंडिडेट होके इंडिया गठबंधन के बैनर पे चुनाव लड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक ये वाला मामला है, ये लोग उसमें तो ठीक हो गए हैं। अब संगठन लेवल पे और बूथ लेवल पे उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो अभी इनका चैलेंज है। अब वो तो देखने वाली बात होगी कि किसको कितना चैलेंज कर पाते हैं। कमल जी। जी, ये एक जो पीछे 1-2 हफ्तों से काफ़ी बातचीत चल रही थी मायावती के इंडिया गठबंधन में आने की, तो अब उस एपिसोड को तो खत्म माना जाए या उसकी संभावना है अभी? अब उसका एक इंडिकेशन ऐसा है कि जैसे आपको कभी चोट लगती है तो यहाँ कुछ फूल जाता है, तो ये लगता है ना कि यहाँ सिर पे चोट लगी तो फूल गया है, वो कुछ-कुछ इंडिकेशन होते हैं ऐसे। एक इंडिकेशन ऐसा दिया गया है जो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं मायावती जी को सॉफ्ट करने के लिए, चंद्रशेखर रावण का को टिकट काट दिया गया है। उनको अब समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं, नगीना जहां से उनको लड़ना था, वो सीट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई। उसमें कहा यह जा रहा है, 2 तरह की बातें चर्चा चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने 2 सीट मांगी थी। अखिलेश जी की तरफ से ऑफर यह था कि आप दोनों सीट हम देंगे, लेकिन आप साइकिल चुनाव चिन्ह पे लड़िए। लेकिन चंद्रशेखर जी का इंसिस्टेंस था कि कम से कम मैं तो साइकिल पे नहीं लड़ूंगा, मैं अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ूंगा, और उसको लेके शायद मामला नहीं बना है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ज्यादा बड़ी बात ये रही है,
जो इंडिकेशन है, अभी ये कोई सूचना नहीं मेरे पास, कि मायावती जी अगर आए या आने की कोई भी संभावना 1%, आधी परसेंट, 0.1% भी है, तो उस गठबंधन में चंद्रशेखर रावण नहीं होंगे। तो चंद्रशेखर रावण जी का बाहर जाना अ, अभी यही कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है। अभी सर एक आखिरी सवाल आपसे, खासतौर पे बिहार और महाराष्ट्र के संदर्भ में, क्या हम जी ये कह सकते हैं कि एनडीए अपनी उलझनों को सुलझाने में कामयाब हो गया है इन दोनों राज्यों में? क्योंकि चिराग पासवान को बिहार में लेने का तकरीबन फैसला कर लिया गया है और वहां भी ऐसा लगता है कुछ समझ बन रही है। कुल मिलाकर एनडीए की इन दो राज्यों में स्थिति को आप कैसे देखेंगे? देखिए, इन दो राज्यों में केवल सीटों का तालमेल ही एनडीए की समस्या नहीं है। एनडीए की एक बहुत बड़ी समस्या ये है वोटों के ट्रांसफर की, जिसका रहस्य जब वोट पड़ेंगे और रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि वोटों का ट्रांसफर ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। वोटों के ट्रांसफर की समस्या महाराष्ट्र में भी है, वोटों के ट्रांसफर की समस्या बिहार में भी है। मेरा मानना यह है कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार की वजह से एनडीए को एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। पहले ही जो सर्वेवाणी है, जैसे भविष्यवाणी होती है तो आजकल चुनाव में सर्वेवाणी चलती है, तो सर्वेवाणी पहले से ही कह रही है कि बिहार में और महाराष्ट्र में एनडीए को नुकसान होगा। नुकसान को कम करके दिखाया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि नुकसान ज्यादा होगा और वहां पर एकनाथ शिंदे की वजह से एनडीए को नुकसान होगा, बिहार में नीतीश कुमार की वजह से एनडीए को नुकसान होगा और तगड़ा नुकसान होगा। जहां जहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मुकाबला होगा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, मेरी मान्यता है कि उनको बुरी तरीके से हराएगी। इसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को न तो भाजपा का जनाधार ठीक से वोट देगा, न ही चिराग पासवान का जनाधार ठीक से वोट देगा और न ही मांझी का और उपेंद्र कुशवाहा का जनाधार ठीक से वोट देगा। तो नीतीश कुमार की दुर्गति बिहार इस चुनाव में होने वाली है। अभी तो सीटें तय नहीं हुई हैं पूरी तरह, और यहां तक कि पशुपत पारस का जो विद्रोह है वो भी हवा में लटका हुआ है। वो भी अभी तय नहीं हुआ है कि वो किधर जाएंगे, या इसी तरीके से उनको कूड़ेदान में फेंकने की कार्रवाई चलती रहेगी एनडीए की तरफ से, या कुछ और किया जाएगा। जो भी हो, ठीक है, भाजपा शक्तिशाली पार्टी है, दोनों जगहों पर सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा की पूरी कोशिश ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बिहार में और महाराष्ट्र में चुनाव लड़े। अभी तक वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनके सहयोगी दलों ने इसके ऊपर अपनी मोहर नहीं लगाई है दोनों जगहों पे। और भाजपा जितनी कम सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी इन दोनों जगहों पे, उतना ही एनडीए को नुकसान होगा। तो ये दो प्रांत ऐसे हैं, इन्हीं के साथ में बंगाल और कर्नाटक और तेलंगाना को भी जोड़ लेता हूं, ये 5 प्रांत ऐसे हैं जो कि एनडीए और भाजपा के खिलाफ एक नेगेटिव स्विंग प्रोविंसेस की तरह हम लोगों के सामने आएंगे। दूसरे जो सर्वेवाणी है, सर्वेवाणी ये कहती है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ में, तेलुगु देशम पार्टी के साथ में भाजपा का जो गठजोड़ है, वो गठजोड़ बहुत फायदा देने वाला है। लेकिन मुझे ये आंकड़े देख के आश्चर्य हुआ कि टीडीपी और भाजपा जब मिल जाते हैं उस वक्त उनके वोट होते हैं 42% और वाईएसआर कांग्रेस के अकेले ही 41% वोट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और व्यक्तिगत रूप से जो जगन मोहन रेड्डी हैं, वो काफी लोकप्रिय किस्म के व्यक्ति हैं। वहां पर पब्लिक में उनकी बड़ी साख है उनकी, आंध्र प्रदेश में। वो कोई कमजोर किस्म का नेता नहीं है वो। और रेड्डी लोग तो उन्हें अपना, और ये भी इससे तय हो गया है कि शर्मिला रेड्डी को, उनकी बहन को कांग्रेस की बागडोर दी गई, लेकिन कांग्रेस रेड्डी समाज को अपनी ओर नहीं खींच पाई अब तक। आगे भविष्य में खींच ले तो बात दूसरी है। अभी भी जो आंध्र प्रदेश का रेड्डी समाज है, वो तेलंगाना में तो रेड्डी समाज कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में रेड्डी समाज जो है वो वाईएसआर कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता है। तो मुझे लगता है कि जितनी सीटें टीडीपी के खाते में दिखाई जा रही हैं, भाजपा के पास तो वोट है ही नहीं, वहां पर बहुत कम, ना के बराबर वोट है, तो टीडीपी के साथ गठजोड़ करने से दिखाई पड़ रहा है, तो टीडीपी के खाते में दिखाई जा रही हैं। अभी प्रभु चावला ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की। ये कहा जा रहा था कि वो जो उनके बेटे हैं नारा लोकेश,
चंद्रबाबू नायडू की उन्होंने बड़ी प्रभात फेरियां निकाली हैं, बड़ी यात्राएं निकाली हैं, तो उनकी वजह से बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं। तो प्रभु चावला का कहना यह था कि इसी अपने बेटे की हरकतों के कारण ही पिछली बार चंद्रबाबू नायडू चुनाव हारे थे, और ये जितना ज्यादा सक्रिय होगा उतना ही चुनाव उससे हारेंगे। तो आंध्र प्रदेश के चुनाव नतीजे पे भी निगाह रखने की जरूरत है। इसी तरह उड़ीसा का चुनाव नतीजा जो है, अभी तक भाजपा ने बीजेडी के साथ अपना गठजोड़ ठीक से कर नहीं पाया है, क्योंकि दोनों चाहते हैं गठजोड़ करना, लेकिन दोनों के हित जो हैं वो आपस में टकरा गए। तो अभी तक वहां पर गठजोड़, तो अगर लड़ाई होती है फिर देखिए क्या स्थिति बनती है। तो ये जो प्रांत हैं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ये जो 6-7 प्रांत हैं, इन 7 प्रांतों का चुनाव नतीजा तय करेगा कि भाजपा की कितनी संख्या आती है और कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी एनडीए की संख्या कितनी आती है। मैं अभय जी, मैं दो राज्यों को और जोड़ दूं, दिल्ली और हरियाणा को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पे अब ऐसा नहीं है 6 लोगों के टिकट कटे हैं दिल्ली में। अभय जी ने भी पास से देखा है, मैंने भी, जिसका भी टिकट कटता है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण नहीं रहता है। उसके मन में तो रहता है कि हारे अगर ये आदमी जिसका मेरी वजह से जिसका टिकट कटा है। ऐसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो कहे कि नहीं ये जीते। वो बिल्कुल हारने पे उनका मन होगा हारे। और हरियाणा में चूंकि गठबंधन ऑलरेडी है, तो उसमें भी आप ये रूल आउट नहीं कर सकते कि 17 में 17 सीटें इस बार बीजेपी को जा रही। बिल्कुल। तो आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और आप दोनों लोगों से देश की राजनीति के बारे में, देश में जो चुनावी राजनीति चल रही है और दलों के बीच की जो प्रतियोगिता होने वाली है उसकी विभिन्न पहलू पर बातचीत करेंगे। आप दोनों लोगों को बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।